वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द सितंबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। इंटरनेशनल रिलेशंस यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सितंबर 2025 की घटनाओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास विजन आईएएस की मंथली मैगजीन से जुड़े महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हमारा मिशन है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी निकालना और समझना कि भारत के लिए इनके मायने क्या हैं, खासकर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के नजरिए से। तो चलिए शुरू करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ से। हाल ही में इसका 25वां समिट चीन के तियानजिन शहर में संपन्न हुआ। ये काफी अहम बैठक रही है ना? हाँ बिल्कुल, ये 25वां समिट था और काफी महत्वपूर्ण रहा। इस शिखर सम्मेलन का समापन तियानजिन डिक्लेरेशन को अपनाने के साथ हुआ। तियानजिन डिक्लेरेशन, ओके जी, और साथ ही एससीओ की जो अध्यक्षता है, मतलब चेयरमैनशिप, वो 2025-26 के लिए किर्गिज रिपब्लिक को सौंपी गई है। अच्छा, किर्गिज रिपब्लिक। हाँ, और एक और अहम बात हुई, एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2035 तक की स्ट्रैटेजी। तो ये काफी दूरगामी सोच है। बिल्कुल, ये अगले दशक के लिए एससीओ के विजन को एक तरह से दिशा देगी। कोऑपरेशन किन एरियाज में होगा, प्रायोरिटीज क्या होंगी, ये सब इसमें शामिल है। इसमें एक संगठनात्मक बदलाव, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज भी हुआ है ना? मैंने पढ़ा कि डायलॉग पार्टनर्स और ऑब्जर्वर्स को मिलाकर। हाँ, बिल्कुल सही। उनको मिलाकर अब एक सिंगल न्यू कैटेगरी बना दी गई है, एससीओ पार्टनर कंट्रीज। एससीओ पार्टनर कंट्रीज, अच्छा। और लाओस को इसी श्रेणी में पार्टनर कंट्री के तौर पर एडमिट किया गया है। लाओस भी अब जुड़ गया है। तो अब कुल कितने देश हो गए एससीओ परिवार में? अब एससीओ में 10 सदस्य देश यानी मेंबर्स हैं और 17 पार्टनर कंट्रीज हैं। तो कुल मिलाकर 27 देश हो गए हैं। 27 देश, ये तो काफी बड़ा समूह बन गया है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, एससीओ को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी सीआईएस में ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला है। अच्छा, सीआईएस में ऑब्जर्वर स्टेटस, तो ये दिखाता है कि एससीओ का दायरा और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से ये रीजनल इन्फ्लुएंस के विस्तार का संकेत है। भारत के दृष्टिकोण से देखें तो इस समिट में क्या मुख्य बातें रही? भारत का क्या एजेंडा था? देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने एससीओ कॉर्पोरेशन के 3 मुख्य स्तंभों पर जोर दिया। उन्होंने इसे 3S से जोड़ा: सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, अपॉर्चुनिटी, विस्तार से बताएंगे थोड़ा? हाँ, सिक्योरिटी का मतलब है क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना, जो भारत की हमेशा से प्रायोरिटी रही है। कनेक्टिविटी मतलब एससीओ को रीजनल कनेक्टिविटी का हब बनाना, मध्य एशिया और उससे आगे तक संपर्क बढ़ाना। और अपॉर्चुनिटी यानी आपसी ग्रोथ और कोऑपरेशन को बढ़ाना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सबको बढ़ावा देना। तो ये 3 पिलर्स भारत की रीजनल एंगेजमेंट की कोर स्ट्रैटेजी को दिखाते हैं। ओके, चलिए अब इसके की आउटकम्स को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के मोर्चे पर क्या खास हुआ? ये तो भारत के लिए हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। बिल्कुल, और इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी सभी सदस्य देशों ने मिलकर निंदा की। सभी सदस्य देशों ने? चीन ने भी? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। इसे भारत के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक विन माना जा रहा है, खासकर चीन के पिछले रुख को देखते हुए। पहले वो अक्सर पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मामलों पर सीधा बोलने से बचता था। ये वाकई बड़ी बात है। और आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम? जी, भारत का जो पुराना प्रस्ताव है, कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, सीसीआईटी, उसको भी सपोर्ट मिला। ये प्रस्ताव 1996 से यूएन में लंबित पड़ा है। सीसीआईटी को समर्थन? और जमीनी स्तर पर कोऑपरेशन के लिए? उसके लिए भी सहमति बनी है। नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग यानी नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए एक एससीओ एंटी ड्रग सेंटर स्थापित करने की बात हुई है। एंटी ड्रग सेंटर, ठीक है। और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन के लिए, मतलब खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय के लिए एक यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स बनाने पर भी सहमति बनी है। यूनिवर्सल सेंटर फॉर काउंटरिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो ये सिक्योरिटी कोऑपरेशन में कॉन्क्रीट स्टेप्स कहे जा सकते हैं। हाँ, ये दिखाता है कि सदस्य देश रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर गंभीर हैं और मिलकर काम करना चाहते हैं। अच्छा, अब ग्लोबल गवर्नेंस और ट्रेड की बात करते हैं। इस मोर्चे पर क्या प्रगति हुई? यहाँ चीन का ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई चर्चा में रहा और इसे इंडोर्स किया गया। जीजीआई, ये क्या है असल में? जीजीआई मतलब ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। ये चीन की पहल है। ये मूलतः सॉवरेनिटी, इक्वालिटी, इंटरनेशनल लॉ के सम्मान और एक इंक्लूसिव मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, खासकर वेस्टर्न डोमिनेंस से हटकर। मतलब वैश्विक व्यवस्था में ज्यादा समावेशिता? हाँ, कुछ वैसा ही। इसके अलावा एससीओ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की दिशा में भी प्रोग्रेस हुई। एससीओ डेवलपमेंट बैंक, क्या ये वर्ल्ड बैंक जैसा कुछ होगा? हाँ, कह सकते हैं। इसका लक्ष्य है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, खासकर सदस्य देशों में वर्ल्ड बैंक जैसे वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का एक नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव देना, मतलब डॉलर पर निर्भरता कम करना। नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव, ये तो ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसा ही लगता है। जी, कुछ हद तक वैसा ही विचार है। ये दिखाता है कि एससीओ आर्थिक क्षेत्र में भी अपनी स्वायत्तता बढ़ाना चाहता है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में? आजकल तो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टेक्नोलॉजी की बात होती है। बिल्कुल, यहाँ एक अहम डेवलपमेंट ये हुई कि एससीओ मेंबर्स को चीन के बेडो नेविगेशन सिस्टम BDS इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। BDS,
ये तो चीन का अपना जीपीएस है ना? हाँ, ये यूएस के जीपीएस का ऑल्टरनेटिव है। ये पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग यानी पीएनटी सर्विसेज देता है। तो सदस्य देशों को इसका एक्सेस मिलेगा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब है कि एससीओ देश खासकर टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्टर्न सिस्टम्स पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं और अपने रीजनल ऑल्टरनेटिव्स को मजबूत कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस की तरफ एक कदम है। अब बात करते हैं कल्चरल और डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स की। इसमें भारत का क्या योगदान रहा? भारत तो अपनी सॉफ्ट पावर के लिए जाना जाता है। जी हाँ, भारत का जो ग्लोबल विजन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम, उसे एससीओ में मान्यता मिली। ये एससीओ के अपने सिद्धांतों से भी मेल खाता है। वसुधैव कुटुंबकम को मान्यता, ये अच्छी बात है। इसके अलावा भारत ने एससीओ के भीतर कल्चरल डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज और सभ्यताओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम बनाने का प्रस्ताव रखा। सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, ये एक दिलचस्प पहल लगती है। हाँ, ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को और मजबूत करने की कोशिश है। ये दिखाता है कि भारत एससीओ को सिर्फ सिक्योरिटी या इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि एक कल्चरल ब्रिज के रूप में भी देखता है। तो कुल मिलाकर इस टियानजिन समिट का महत्व क्या है? व्हाट्स द बिग पिक्चर? अगर हमें इसे कुछ पॉइंट्स में समराइज करना हो एस्पिरेंट्स के लिए। देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहला, ये रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को मजबूत करता है, खासकर काउंटर टेररिज्म और एंटी ड्रग कोऑपरेशन के जरिए। ठीक है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। दूसरा, ये यूरेशिया में इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। जैसे डेवलपमेंट बैंक की बात हुई, बीडीएस एक्सेस की बात हुई। इकोनॉमिक और टेक इंटीग्रेशन। तीसरा, ये भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के लिए एक मंच प्रदान करता है, जैसे सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम का प्रस्ताव। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। और चौथा, ये एससीओ को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने वाले एक महत्वपूर्ण मल्टीपोलर प्लेटफॉर्म के रूप में और पुख्ता करता है। मल्टीपोलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो संक्षेप में कहें तो तिएनजिन समिट ने सिक्योरिटी, गवर्नेंस, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। बिल्कुल सही। ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर कहा जा सकता है एससीओ के विकास में। चलिए, एससीओ से आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस की ओर। ये हमेशा ही एक अहम और संवेदनशील विषय रहा है। एससीओ समिट के साइडलाइंस पर ही इंडियन पीएम और चाइनीज प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई। ये खबरों में थी क्योंकि ये पीएम की 2018 के बाद पहली चाइना विजिट थी। हाँ, ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है और साथ ही 24th राउंड ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स यानी एसआरएस डायलॉग भी हुआ। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग, ये सीमा विवाद सुलझाने का मुख्य मैकेनिज्म है ना? जी बिल्कुल। ये दोनों घटनाएं, मतलब पीएम की विजिट और एसआरएस डायलॉग, पिछले कुछ सालों के तनाव के बाद एक रिन्यूड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यानी नए सिरे से कूटनीतिक बातचीत का संकेत तो देती है। संकेत तो हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत बदली है? चैलेंजेस तो अभी भी बहुत बड़े हैं। हाँ, चैलेंजेस बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती तो अनसेटल्ड बॉर्डर्स की ही है। हाँ, वो 3488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। बिल्कुल, वो अभी भी अनडिफाइंड है, डिस्प्यूटेड है और हमने देखा है कि कैसे डोकलाम 2017 और फिर गलवान वैली 2020 में क्लैशेस हुए। ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है। और दूसरी बड़ी चुनौती है ट्रेड इम्बैलेंस। ये आंकड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा 2024-25 में बढ़कर USD 99 बिलियन तक पहुंच गया। पिछले साल ये USD 85 बिलियन था। 99 बिलियन डॉलर्स। और ये भी खबर थी कि अगस्त 2025 में चाइना US को पीछे छोड़कर भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। जी हाँ, मतलब व्यापार तो बढ़ रहा है, लेकिन वो चीन के पक्ष में बहुत ज्यादा झुका हुआ है। ये घाटा भारत के लिए सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल। तीसरा चैलेंज आपने बताया था चाइना लेड ट्राइलैटरल नेक्सस। ये क्या है? देखिए, चीन ने हाल ही में 2 नए ट्राइलैटरल फ्रेमवर्क्स लॉन्च किए हैं। एक है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। और दूसरा है पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। ये भारत के स्ट्रेटेजिक पड़ोस में चीन के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। और सीपेक तो है ही। हाँ, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK से गुजरता है। ये भारत की सॉवरेनिटी का सीधा उल्लंघन है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चौथा चैलेंज है चाइना की रीजनल असर्टिवनेस, मतलब क्षेत्र में उसका बढ़ता दबदबा। जी, जैसे उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी, जिसके जरिए वो इंडियन ओशन रीजन में, जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, मिलिट्री फैसिलिटीज बना रहा है। और भारत इसे कैसे काउंटर कर रहे हैं? भारत अपनी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप्स और क्वाड, जिसमें इंडिया, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, के जरिए इसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है, दूसरे देशों के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। ठीक है। और पांचवा चैलेंज था वाटर पावर पॉलिटिक्स। ये क्या है? ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा है, जिसे चीन में यारलुंग ज़ैंगपो कहते हैं। चीन इस नदी पर बड़े बड़े डैम्स बना रहा है। तो इससे भारत को क्या खतरा है? खतरा यह है कि इससे भारत के डाउनस्ट्रीम एरियाज में है पानी के बहाव पर असर पड़ सकता है। ये भारत की वाटर सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है और चीन को इससे हाइड्रो स्ट्रेटेजिक लेवरेज मिल सकता है। हाइड्रो स्ट्रेटेजिक लेवरेज मतलब पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की क्षमता? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। वो पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, जिससे भारत पर दबाव बनाया जा सके। ये तो गंभीर चिंता का विषय है। अच्छा, इन सब चैलेंजेस के बीच ये जो 24th SRS डायलॉग हुआ, इससे कुछ सकारात्मक निकला? क्या कोई प्रोग्रेस हुई बॉर्डर इशू पे? देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट पर कुछ कंसेंसस बनने की बात कही गई है। 2005 का जो अग्रीमेंट ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ द इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन था। हाँ, 2005 का अग्रीमेंट। उसके आधार पर एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट के प्रति कमिटमेंट दोहराई गई है। कमिटमेंट दोहराई गई है,
लेकिन क्या कोई ठोस कदम उठाने पर सहमति बनी? हाँ, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC के तहत एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति हुई है। एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप ये क्या करेंगे? ये सीमा पर स्पेसिफिक इश्यूज को देखेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पर काम करेंगे और तनाव कम करने यानी डी-एस्केलेशन के लिए एग्जिस्टिंग मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स का उपयोग करने पर भी सहमति बनी है। मतलब बातचीत जारी रखने और छोटे-छोटे कदम उठाने पर जोर है। हाँ, फिलहाल यही अप्रोच लग रहा है। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं है, लेकिन संवाद बनाए रखने पर सहमति है। इकोनॉमिक और ट्रेड कॉर्पोरेशन पर क्या बात हुई, खासकर ट्रेड डेफिसिट को लेकर? ट्रेड डेफिसिट कम करने और बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट फ्लोस को प्रमोट करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कहा गया है कि इस दिशा में काम किया जाएगा। लक्ष्य रखा गया है, पर कैसे कम होगा डेफिसिट? इस पर कुछ ठोस बात हुई? एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि लिपुलेख पास उत्तराखंड, शिपकीला पास हिमाचल प्रदेश और नाथुला पास सिक्किम के जरिए ट्रेड रूट्स को फिर से खोलने पर सहमति बनी है। अच्छा, ये पुराने ट्रेड रूट्स फिर से खुलेंगे? हाँ, इस पर सहमति बनी है। इससे बॉर्डर ट्रेड बढ़ सकता है और शायद डेफिसिट कम करने में कुछ मदद मिले। ये सीमावर्ती क्षेत्रों की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा हो सकता है। और डायलॉग मैकेनिज्म जो बीच में रुक गए थे वो भी फिर से शुरू हो रहे हैं? जी हाँ, जो सस्पेंडेड बायलैटरल डायलॉग्स थे, जैसे कि हाई लेवल मैकेनिज्म ऑन पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, उसे 2026 में रीस्टार्ट करने की योजना है। पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस ये रिश्ते सुधारने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, और बातचीत में ये भी दोहराया गया कि इंडिया और चाइना डेवलपमेंट पार्टनर्स है, राइवल्स नहीं। डेवलपमेंट पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये बयानबाजी तो पहले भी होती रही है। हाँ, ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, लेकिन माहौल को सकारात्मक बनाने की कोशिश जरूर है। डिप्लोमेटिक टाइज के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं 2025 में, 1950-2025। इसके लिए भी कुछ योजना है? हाँ, 75वीं सालगिरह मनाने के लिए कॉमेमोरेटिव इवेंट्स की योजना है और दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने पर भी जोर दिया। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से तय करना, किसी तीसरे देश जैसे यूएस या रशिया के दबाव या नजरिए से प्रभावित हुए बिना अपने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना। ठीक है, और कोई एग्रीमेंट्स हुए? कुछ और व्यावहारिक समझौते भी हुए हैं, जैसे डायरेक्ट फ्लाइट्स की बहाली पर सहमति बनी है, जो कोविड के बाद से बंद थी। डायरेक्ट फ्लाइट्स, हाँ। इससे लोगों का आना जाना आसान होगा। हाँ, और 2026 से कैलाश मानसरोवर यात्रा का विस्तार करने पर भी बात हुई है। कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये तो भारतीय श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। ये ब्रह्मपुत्रा वाले मुद्दे के संदर्भ में अहम हो सकता है। हाँ, ये डेटा शेयरिंग जरूरी है ताकि बाढ़ वगैरह की पूर्व चेतावनी मिल सके। बिल्कुल, तो ये कुछ व्यवहारिक कदम हैं जो सहयोग को बेहतर बना सकते हैं। तो भारत के लिए इस रिन्यूड एंगेजमेंट का कुल मिलाकर महत्व क्या है? इसके क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ट्रेड और इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। चीन आज भी भारत के लिए कई जरूरी चीजों का सोर्स है, जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जो दवाइयों के लिए कच्चे माल होते हैं। हाँ, एपीआईज पर हमारी निर्भरता तो काफी ज्यादा है चीन पर। जी, और नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने भी कहा था कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट महत्वपूर्ण हो सकता है, अगर उसे सही तरीके से मैनेज किया जाए। इन्वेस्टमेंट, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स भी तो रहते हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेकर। वो रहते हैं, बिल्कुल, इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। दूसरा फायदा है क्रिटिकल रिसोर्सेज तक एक्सेस। क्रिटिकल रिसोर्सेज जैसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चीन दुनिया के 70% रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन और 90% प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। ये मिनरल्स भारत की टेक इंडस्ट्री और ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, इनके लिए वाइटल हैं। हाँ, रेयर अर्थ्स की सप्लाई चेन में चीन का दबदबा तो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और सोलर मॉड्यूल्स और सेल्स के लिए भी भारत काफी हद तक चीन पर निर्भर है। तो स्टेबल टाइज रहने से इन क्रिटिकल रिसोर्सेज की सप्लाई चेन बाधित होने का खतरा कम हो सकता है। ठीक है, और ग्लोबल गवर्नेंस में वहां भी फायदा है। अगर भारत और चीन के रिश्ते स्थिर हों तो ब्रिक्स, SCO, G20 जैसे मंचों पर उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सकता है। हाँ, इन मंचों पर तो दोनों सदस्य हैं। जी, और IMF, WTO, UN जैसे मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स के लिए जॉइंट एफर्ट्स किए जा सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस, एनर्जी सिक्योरिटी जैसे ग्लोबल चैलेंजेस पर कोलैबोरेशन की संभावना बढ़ेगी। और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी असर पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल। स्थिर भारत चीन संबंध रीजनल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी हैं, और इससे इंडिया, रशिया, चाइना IRC ट्रायंगल भी मजबूत हो सकता है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ये रिन्यूड एंगेजमेंट एक पॉजिटिव टर्न है, जो कॉन्फ्रंटेशन के बजाय डायलॉग पर जोर देता है। हाँ, कह सकते हैं ये एक सकारात्मक दिशा में कदम है, लेकिन जैसा कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी बार बार कहा है, भविष्य के संबंध 3 म्यूचुअल्स पर आधारित होने चाहिए: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी, म्यूचुअल इंटरेस्ट। जी, और ये याद रखना जरूरी है कि चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं, खासकर बॉर्डर इशू। ट्रस्ट डेफिसिट को भरने में समय लगेगा, तो उम्मीदें रखनी चाहिए, लेकिन यथार्थवादी होकर। बिल्कुल सही काम, यथार्थवादी उम्मीदें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया जापान पार्टनरशिप की। ये साझेदारी हाल के वर्षों में काफी मजबूत हुई है। इंडियन PM ने 2025 में जापान विजिट किया और कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन किए गए। ये विजिट काफी सफल मानी जा रही है। हाँ, बिल्कुल, ये विजिट इंडिया जापान संबंधों के लिए बहुत अहम रही। इसका एक सबसे की आउटकम है इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डेकेड। जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डेकेड, ये क्या है? ये अगले 10 सालों के लिए एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है, एक रोड मैप है कि दोनों देश किन क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इसमें 8 की एरियाज पर फोकस है। 8 की एरियाज कौन कौन से? इनमें शामिल है इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, स्टेट प्रीफेक्चर एंगेजमेंट्स, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज वगैरह। मतलब सहयोग का दायरा बहुत व्यापक है। स्टेट प्रीफेक्चर एंगेजमेंट्स, इसका मतलब राज्यों के स्तर पर भी सहयोग बढ़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल।
कई स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप्स भी स्थापित किए गए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और टोयामा के बीच, तमिलनाडु और एहिमे के बीच, उत्तर प्रदेश और यामानाशी और गुजरात और शिजुका के बीच। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोऑपरेशन अब ग्रास रूट्स लेवल तक जा रहा है। हाँ, ये दिखाता है कि संबंध कितने गहरे हो रहे हैं। इसमें एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव की भी बात हुई, ये आजकल काफी चर्चा में है, सप्लाई चेन्स वगैरह को लेकर। इस पर कुछ बताएंगी? हाँ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एम है कि क्रिटिकल सेक्टर्स जैसे सेमीकंडक्टर्स, क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम और दूसरी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सप्लाई चेन रेजिलियंस को प्रमोट किया जाए। सप्लाई चेन रेजिलियंस मतलब आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और भरोसेमंद बनाना। बिल्कुल, खासकर सिंगल सोर्स इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम करना, जैसे कि चीन पर निर्भरता। कोशिश है कि सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाइड हो, ताकि किसी एक देश में कोई समस्या आने पर पूरी सप्लाई चेन ठप ना हो जाए। ये तो मौजूदा ग्लोबल सिनेरियो में बहुत जरूरी है। और स्पेस कोऑपरेशन में भी कुछ हुआ? हाँ, स्पेस में भी एक बड़ा समझौता हुआ है। ISRO और JXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के बीच जॉइंट लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी लूपेक्स पर अग्रीमेंट हुआ है। लूपेक्स, इसे अनौपचारिक रूप से चंद्रयान 5 भी कहा जा रहा है ना? जी हाँ, मीडिया में इसे चंद्रयान 5 कहा जा रहा है। ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज के लिए एक जॉइंट मिशन होगा। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन का एक बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल। अन्य की एग्रीमेंट्स कौन से रहे इस विजिट के दौरान? संक्षेप में अगर बताएं। जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी, इसमें क्या शामिल है? इसमें मेक इन इंडिया के तहत रेलवेज, एविएशन, रोड्स, इन क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। और छोटे और मध्यम उद्योगों SMEs के बीच इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जापान SMEs फोरम भी स्थापित करने की बात है। तो मतलब सहयोग का दायरा बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। Yeah. सिक्योरिटी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, स्पेस, मोबिलिटी, SME सब कुछ। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव पार्टनरशिप है। इस पार्टनरशिप के मुख्य पिलर्स क्या हैं, अगर हमें इसकी नींव को समझना हो? देखिए, इसके कई पिलर्स हैं। पहला तो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। भारत और जापान के रिश्ते 2006 में स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप बने थे और 2014 में इसे अपग्रेड करके स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। यस। ओके, दूसरा पिलर? दूसरा है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसके तहत कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा 2011 से ऑपरेशनल है। सीपा 2011 से है। Yes. बायलैटरल ट्रेड कितना है अभी? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में बायलैटरल ट्रेड US 22.85 बिलियन था। ट्रेड अभी और बढ़ने की काफी गुंजाइश है और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 2021 में इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप IJICP भी लॉन्च की गई थी। IJICP जी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। तीसरा पिलर क्या है? तीसरा महत्वपूर्ण पिलर है सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसमें हाल का 2025 जॉइंट डिक्लेरेशन शामिल है और 2015 का डिफेंस इक्विपमेंट ट्रांसफर एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट भी अहम है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन में और क्या आता है? नियमित रूप से 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स का, और कई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होते हैं। हाँ, एक्सरसाइजेस तो काफी होती हैं। कौन कौन सी मुख्य हैं? बायलैटरल एक्सरसाइजेज में नौसेना के लिए जिमेक्स है और सेना के लिए धर्मा गार्डियन। मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज में मालाबार, जो क्वाड देशों की नौसेनाएं करती हैं, और मिलान, जो भारत की मल्टी नेशन नेवल एक्सरसाइज है में जापान हिस्सा लेता है। तो डिफेंस टाइज काफी मजबूत हैं। चौथा पिलर? चौथा पिलर है डेवलपमेंट कोऑपरेशन। इसमें जापान भारत का एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर रहा है। सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल यानी बुलेट ट्रेन परियोजना। हाँ, बुलेट ट्रेन। और इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक्ट ईस्ट फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये कैसे काम करता है? ये भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन को एक साथ लाता है। जापान नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफी निवेश कर रहा है। ये स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट का भी प्रतीक है। हाँ, ये नॉर्थ ईस्ट के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए काफी अहम है। अच्छा, ग्लोबल और रीजनल ऑर्डर में भारत और जापान की क्या भूमिका है इस पार्टनरशिप के तहत? दोनों देश रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP के प्रबल समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो, नेविगेशन की स्वतंत्रता हो और किसी एक देश का दबदबा न हो। खासकर साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती असर्टिवनेस के संदर्भ में। बिल्कुल, इसी संदर्भ में क्वाड इंडिया जापान US ऑस्ट्रेलिया का महत्व बढ़ जाता है। क्वाड के माध्यम से ये देश मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन रेजिलियंस जैसे मुद्दों पर कोऑपरेट करते हैं और यूनिलैटरलिज्म का मुकाबला करने का प्रयास करते हैं। मल्टीलैटरलिज्म को लेकर क्या विचार है? दोनों देश मल्टीलैटरलिज्म को मजबूत करना चाहते हैं। G4 कॉर्पोरेशन, जिसमें इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राजील है, के जरिए ये UNSC रिफॉर्म्स की वकालत करते हैं। G4, हाँ, ये चारों देश UNSC में परमानेंट सीट चाहते हैं। जी, और ये एक दूसरे की परमानेंट सीट बिड का समर्थन भी करते हैं। इस पार्टनरशिप को दायरा क्या सिर्फ एशिया पैसिफिक तक सीमित है या और भी है? अफ्रीका में भी सहयोग की बात सुनी थी। हाँ, अफ्रीका में भी सहयोग है। 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC की घोषणा की गई थी। AAGC, हाँ, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जवाब के तौर पर देखा गया था। कुछ हद तक। हाल ही में जापान इंडिया कोऑपरेशन इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका भी लॉन्च किया गया है। इसका फोकस अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजिटल कनेक्टिविटी पर है। तो मतलब भारत और जापान मिलकर तीसरे देशों में भी काम कर रहे हैं। जी,
और सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर भी ये दोनों देश काम कर रहे हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव SCRI के तहत। SCRI, इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। हाँ, तो ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप केवल बायलैटरल नहीं है, इसके ट्राइलैटरल और मल्टीलैटरल डायमेंशंस भी हैं। तो कुल मिलाकर इस इंडिया जापान पार्टनरशिप का सिग्निफिकेंस क्या है? यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए की टेकअवेज क्या होंगे? देखिए, इसके कई सिग्निफिकेंस है। पहला, ये इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस बनाने में मदद करता है, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। स्ट्रेटेजिक बैलेंस। दूसरा, ये भारत में इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देता है। जापानी तकनीक और निवेश भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, खासकर जापानीज ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA के माध्यम से, जैसे बुलेट ट्रेन और नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। चौथा, ये ह्यूमन रिसोर्स एक्सचेंज और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और पांचवा, ये मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को सुनिश्चित करता है, जो भारत के समुद्री हितों के लिए जरूरी है। तो फायदे तो बहुत हैं। क्या इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं या सब कुछ बिल्कुल ठीक है? नहीं, कुछ चैलेंजेस तो हैं, जैसे भारत NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। इस वजह से जापान, जो परमाणु हथियारों को लेकर बहुत सेंसिटिव है, वो भारत को एडवांस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में हिचकता है। हाँ, ये एक मुद्दा रहा है। और दूसरा, चाइना और US अलायंस सिस्टम को लेकर दोनों देशों के अप्रोच में थोड़ा अंतर है। जापान US के नेतृत्व वाले सिक्योरिटी अलायंस का एक प्रमुख हिस्सा है, जबकि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखने पर जोर देता है और किसी गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो इन डिफरेंसेस को मैनेज करना पड़ता है। जी हाँ, इन मतभेदों के बावजूद सहयोग को आगे बढ़ाना होता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इंडिया जापान पार्टनरशिप इंडो पैसिफिक आर्किटेक्चर का एक की पिलर बन गई है। बिल्कुल, ये साझेदारी, शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है, और ये मल्टीलैटरलिज्म, इकोनॉमिक रेजिलियंस तथा इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देती है। ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण बायलैटरल और मल्टीलैटरल डेवलपमेंट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू स्ट्रेटेजिक EU इंडिया एजेंडा की। EU के साथ भारत के संबंध भी लगातार विकसित हो रहे हैं। हाँ, यूरोपियन कमीशन और EU हाई रिप्रेजेंटेटिव ने मिलकर ये जॉइंट कम्युनिकेशन अडॉप्ट किया है। ये असल में इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो 2004 में स्थापित हुई थी, उसका एक तरह से रिन्यूअल है। उसे नई दिशा देने की कोशिश है। रिन्यूअल, तो इसका एम क्या है? एम है आपसी प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाना, और जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, उनसे मिलकर निपटना, सहयोग को और गहरा और व्यापक बनाना। इसे 5 कोर पिलर्स बताए गए हैं। वो क्या है संक्षेप में? हाँ, 5 मुख्य स्तंभ हैं। पहला है प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। प्रोस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसमें क्या आता है? इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर फोकस है। लक्ष्य है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट IPA पर बातचीत 2025 के अंत तक फाइनल हो जाए। इकोनॉमिक सिक्योरिटी और सप्लाई चेन्स पे भी जोर है, जिसके लिए ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल TTC काम कर रहा है। और क्लीन ट्रांजिशन एंड रेजिलियंस, मतलब नेट जीरो प्लेजेस पर सहयोग, ग्रीन हाइड्रोजन पर EU इंडिया टास्क फोर्स, ये सब शामिल है। TTC, ये तो US के साथ भी है, भारत का जी EU के साथ भी है। जी हाँ। दूसरा पिलर है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इसमें क्या है? इसमें ओपन, सिक्योर और ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन को प्रमोट करने की बात है, जैसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज CETs के लिए EU इंडिया इनोवेशन हब्स बनाना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर कोलैबोरेशन करना। DPI पर कोलैबोरेशन, ये भारत के लिए अहम है। तीसरा है सिक्योरिटी एंड डिफेंस। इसमें काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी, खासकर इंडो पैसिफिक में, और स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन पर सहयोग बढ़ाना शामिल है। चौथा पिलर है कनेक्टिविटी एंड ग्लोबल इश्यूज। इसमें रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर है, जैसे EU का ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव और भारत की महासागर स्ट्रैटेजी मिलकर तीसरे देशों में कोऑपरेशन कर सकते हैं। साथ ही ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स पर भी फोकस है। और पांचवा है इनेबलर्स अक्रॉस पिलर्स, मतलब ये बाकी चारों पिलर्स को सपोर्ट करने वाले तत्व है, जैसे स्किल मोबिलिटी को फैसिलिटेट करना, नॉलेज एक्सचेंज को बढ़ावा देना, बिजनेस कोलैबोरेशन को आसान बनाना। तो ये तो काफी कॉम्प्रहेंसिव एजेंडा लगता है। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? भारत EU संबंधों के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक एसिमेट्रीज और वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज के दौर में इंडिया EU पार्टनरशिप को रीइंफोर्स करता है। वेपनाइजेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज, मतलब जब देश अपनी आर्थिक निर्भरता का इस्तेमाल हथियार की तरह करते हैं। बिल्कुल, ऐसे माहौल में ये एजेंडा रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस को प्रमोट करता है, और ये इंडिया और EU को इवॉल्विंग ग्लोबल ऑर्डर में बैलेंसिंग पावर्स के रूप में पोजीशन करता है। बैलेंसिंग पावर्स, हाँ, मतलब ये दिखाता है कि भारत और EU मिलकर दुनिया में एक संतुलन बनाने वाली भूमिका निभा सकते हैं। ये एक तरह से ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से ट्रांसफॉर्मेटिव पार्टनरशिप की ओर शिफ्ट का संकेत है। ट्रांजैक्शनल से ट्रांसफॉर्मेटिव, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया इजराइल रिलेशंस की। हाल ही में खबर आई कि इजराइल भारत के नए 2015 मॉडल BIT के तहत बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी BIT साइन करने वाला पहला OECD देश बन गया है। जी हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है।
इसराइल पहला OECD देश है जिसने भारत के 2015 वाले मॉडल BIT के फ्रेमवर्क पर आधारित BIT साइन किया है। इसने पुराने बीआईटी को रिप्लेस किया है ना? हाँ, इसने 1996 के BIT को रिप्लेस किया है, जिसे भारत ने 2017 में यूनिलैटरली टर्मिनेट कर दिया था कई अन्य देशों के साथ। तो इस नए बीआईटी से क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि इससे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे, जो अभी लगभग USD 800 मिलियन के आसपास है। ये नया BIT इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और भारत के सॉवरेन रेगुलेटरी राइट्स के बीच एक बेहतर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। सॉवरेन रेगुलेटरी राइट्स मतलब देश का अपने नियम बनाने का अधिकार। बिल्कुल, और ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म्स भी सुनिश्चित करता है। अच्छा, इंडिया इजराइल कॉपरेशन आजकल किन क्षेत्रों में इवॉल्व हो रहा है? डिफेंस कॉपरेशन तो हमेशा से मजबूत रहा है। हाँ, डिफेंस कोऑपरेशन तो है ही, जैसे बराक 8 मिसाइल सिस्टम, हाइफा में नेवी पोर्ट कॉल्स, अनमैन्ड सिस्टम्स, रेडार टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी। लेकिन अब सहयोग दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ रहा है। जैसे इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ रहा है। FY 23-24 में बायलैटरल ट्रेड USD 6.53 बिलियन था और इसमें भारत का ट्रेड सरप्लस था। रीजनल कोऑपरेशन में I2U2 पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है। I2U2 इंडिया, इजराइल, US, UAE। जी, इसका फोकस फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर है। इनोवेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड इनोवेशन फंड I4F है, जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। I4F। और कृषि में भी तो सहयोग है। हाँ, एग्रीकल्चर में सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर वाटर मैनेजमेंट और ड्रिप इरिगेशन टेक्निक्स को लेकर। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज और हेल्थ सेक्टर में भी सहयोग बढ़ रहा है। ये बिट्स होते क्या हैं असल में? प्रीलिम्स के नजरिए से ये जानना जरूरी हो सकता है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज यानी द्विपक्षीय निवेश संधियां, ये दो स्टेट्स के बीच रेसिप्रोकल एग्रीमेंट्स होते हैं। इनका उद्देश्य होता है एक दूसरे के देश से आने वाले फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। प्रमोट और प्रोटेक्ट। हाँ, इन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ स्टैट्यूट के आर्टिकल 38(1)(a) के तहत इंटरनेशनल लॉ का सोर्स माना जाता है। भारत का जो मॉडल BIT 2015 में आया था, वो पहले के BITs की तुलना में इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और होस्ट नेशन की रेगुलेटरी ऑटोनॉमी के बीच ज्यादा बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। भारत ने हाल में और किन देशों के साथ बीआईटी साइन किए हैं? हाल ही में भारत ने उज्बेकिस्तान 2024, UAE 2024 और किर्गिस्तान 2025 के साथ भी BIT साइन किए हैं। अच्छा, तो इंडिया इजराइल पार्टनरशिप की कुल मिला के सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, स्ट्रेटेजिक डिफेंस कैपेबिलिटीज का एनहांसमेंट, R&D और इनोवेशन को बूस्ट मिलना, और I2U2 जैसे मंचों के जरिए वेस्ट एशिया में भारत का फुटप्रिंट मजबूत होना। ये एक मैच्योरिंग और इनोवेशन ड्रिवन रिलेशनशिप है। मैच्योरिंग एंड इनोवेशन ड्रिवन, ठीक है। अब आते हैं इंडिया सिंगापुर रिलेशंस पर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री की हाल ही में भारत विजिट हुई, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 60 साल पूरे होने का प्रतीक थी। सिंगापुर भारत के लिए आसियान का गेटवे माना जाता है। हाँ, सिंगापुर भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है साउथ ईस्ट एशिया में। इस विजिट का की आउटकम रहा कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना और भविष्य के लिए एक रोड मैप तैयार करना। CSP कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसमें किन क्षेत्रों पर फोकस है? इसमें 8 क्रिटिकल एरियाज में कोऑपरेशन को गहरा करने की बात हुई है। 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो? इन्हें हम मोटे तौर पर देख सकते हैं। पहला, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसमें CCACA का तीसरा रिव्यू करना, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट AITGA का रिव्यू 2025 तक कंक्लूड करना, सेमीकंडक्टर सपोर्ट, स्पेस कोलैबोरेशन, ये सब शामिल है। CCA और AITGA रिव्यू ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए। दूसरा क्षेत्र? दूसरा, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑटोमेशन जैसी नई टेक्नोलॉजीज में टेक पार्टनरशिप और काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन शामिल है। तीसरा है डिजिटलाइजेशन। ये बहुत अहम है। UPI पे नाउ लिंकेज का विस्तार करना, डिजिटल फाइनेंस, फिनटेक, साइबर सिक्योरिटी में सहयोग बढ़ाना। UPI पे नाउ लिंकेज, ये तो रियल टाइम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए है। जी हाँ। चौथा है स्किल्स डेवलपमेंट, जैसे चेन्नई में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करना। पांचवा क्षेत्र? सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन और इंटरनेशनल सोलर अलायंस और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में कोलैबोरेशन शामिल है। छठा? कनेक्टिविटी। खासतौर पर इंडिया सिंगापुर ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर बनाने की बात है। ये सस्टेनेबल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के लिए है। ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, ये नया कॉन्सेप्ट है। सातवां और आठवां? सातवां है हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, जिसमें डिजिटल हेल्थ और डिजीज सर्वेलेंस पर सहयोग शामिल है, और आठवां है पीपल टू पीपल एंड कल्चरल एक्सचेंजेस को बढ़ावा देना। तो ये भी एक बहुत ही वाइड रेंजिंग पार्टनरशिप है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्रंट्स पर इंडिया और सिंगापुर के बीच डीप अलाइनमेंट को दिखाता है। और जैसा आपने कहा, ये सिंगापुर के माध्यम से भारत की आसियान एंगेजमेंट को एनहांस करता है। सिंगापुर एक हब है और उसके साथ मजबूत रिश्ते पूरे क्षेत्र के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। चलिए अब कुछ रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज पर संक्षेप में नजर डालते हैं जो हाल ही में चर्चा में रहे। पहला, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। ये क्या है और क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है? ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच हुआ एक समझौता है, जिसका घोषित ऑब्जेक्टिव है डिफेंस कॉपरेशन को डेवलप करना और जॉइंट डिटरेंस को मजबूत करना। जॉइंट डिटरेंस, और इसमें क्लॉज भी है कि एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। जी हाँ, इसमें एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज है। एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये इसे एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पैक्ट बनाता है। इसके संभावित इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं? भारत पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, इसके कई संभावित इम्पैक्ट्स हैं। एक चिंता न्यूक्लियर डायमेंशन को लेकर है। क्या पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया तक एक्सटेंड हो सकता है? हालांकि समझौते में इसका जिक्र नहीं है, पर ये अटकलें लगाई जा रही हैं। ये तो गंभीर बात होगी। और रीजनल पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो सकते हैं। सऊदी डिफेंसेस मजबूत होंगे, शायद ईरान, हुथी मिलिशियाज या इजराइल के खिलाफ। क्षेत्र में यूएस का रोल कम हो सकता है और चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है, क्योंकि चीन के भी दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं। और इंडिया के लिए इम्प्लीकेशंस? भारत के लिए इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान इसे अपने स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकता है भारत के खिलाफ। ये इंडिया की वेस्ट एशिया पॉलिसी और डिफेंस कैलकुलेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। भारत को इस डेवलपमेंट पर करीब से नजर रखनी होगी। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस की स्थिति क्या है अभी? भारत और सऊदी अरब के रिश्ते पिछले कुछ सालों में काफी मजबूत हुए हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, रियाद डिक्लेरेशन 2010। इकोनॉमिक टाइज बहुत गहरे हैं। ट्रेड वगैरह कितना है? भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा। बायलैटरल ट्रेड 2023 में करीब $43 बिलियन था। भारत को मिलने वाले रेमिटेंसेस का भी एक बड़ा हिस्सा, करीब 6.7% 2024 में सऊदी अरब से आता है। और एनर्जी पार्टनरशिप? वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सऊदी अरब भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर है, तो भारत के सऊदी अरब के साथ अपने मजबूत संबंध है और उसे इस नए पाकिस्तान सऊदी पैक्ट के संदर्भ में अपने हितों को सावधानी से मैनेज करना होगा। बिल्कुल। अगला मुद्दा, पैलेस्टीन स्टेट रिकॉग्निशन। हाल ही में यूके, कनाडा, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पैलेस्टीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। इन देशों के मान्यता देने के बाद अब कुल मिलाकर 140 से ज्यादा यूएन मेंबर स्टेट्स पैलेस्टाइन को एक स्टेट के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। ये फिलिस्तीनी दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती देता है। इंडिया का स्टैंड क्या है इस पर? इंडिया का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। भारत ने पैलेस्टाइन को 1988 में ही रिकॉग्नाइज कर लिया था और भारत लगातार 2 स्टेट सोल्यूशन का समर्थन करता रहा है, जिसमें इजरायल और पैलेस्टाइन शांति से अगल बगल रह सकें। हाल ही में भारत ने यूएनजीए रेजोल्यूशन के पक्ष में भी वोट किया था, जो 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करता है। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स की अवधारणा क्या है इंटरनेशनल लॉ में? संक्षेप में अगर बताएं। रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स एक प्रोसेस है जहां एक मौजूदा स्टेट किसी दूसरी एंटिटी को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में फॉर्मली एक्नॉलेज करता है। इसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में दिए गए हैं। क्या क्राइटेरिया है? मुख्य रूप से 4: परमानेंट पॉपुलेशन, स्थायी आबादी, डिफाइंड टेरिटरी, परिभाषित क्षेत्र, गवर्नमेंट, सरकार, और कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशंस विद अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों के साथ संबंध बनाने की क्षमता। और रिकॉग्निशन के इफेक्ट्स क्या होते हैं? रिकॉग्निशन के बाद उस एंटिटी को डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित करने, ट्रीटी साइन करने की एबिलिटी मिल जाती है, उसे इंटरनेशनल राइट्स और ऑब्लिगेशंस प्राप्त होते हैं और यूएन मेंबरशिप की पॉसिबिलिटी बनती है। पैलेस्टाइन अभी यूएन में फुल मेंबर नहीं है, परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट है। परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लोबल एआई गवर्नेंस की। इसके लिए कुछ न्यू इनिशिएटिव्स अनाउंस हुई हैं। एआई तो आजकल हर जगह है। हाँ, एआई गवर्नेंस एक बहुत तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है। यूएन जनरल असेंबली ने हाल ही में 2 नए मैकेनिज्म्स अनाउंस किए हैं। ये यूएन के पैक्ट फॉर द फ्यूचर और ग्लोबल डिजिटल कम्पैक्ट पर आधारित हैं। इनका फोकस क्या है? फोकस है नॉन मिलिट्री, इंक्लूसिव और एथिकल एआई गवर्नेंस पर। मतलब एआई का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हो, सभी की भागीदारी हो और नैतिक सिद्धांतों का पालन हो। मैकेनिज्म्स कौन से हैं ये? पहला है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल साइंटिफिक पैनल ऑन एआई। ये एआई पर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और असेसमेंट्स देगा। दूसरा है ग्लोबल डायलॉग एंड एआई गवर्नेंस। ये कोऑपरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जहां बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर की जा सकेंगी। यूएन के और कौन से एआई रिलेटेड मैकेनिज्म्स हैं? जैसा मैंने बताया, पैक्ट फॉर द फ्यूचर 2024 और ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट है। इसके अलावा आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, 2017 से एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट आयोजित कर रहा है और यूनेस्को ने 2021 में रिकमेंडेशन ऑन द एथिक्स ऑफ एआई अडॉप्ट किया था। तो मतलब यूएन स्तर पर एआई गवर्नेंस को लेकर काफी काम हो रहा है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक मल्टीलैटरल, इंक्लूसिव और एथिकल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एआई के तेजी से विकास को देखते हुए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगला कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, ये हाल ही में खबरों में क्यों था? ये खबरों में इसलिए था क्योंकि यूएन इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इजराइल के गाजा में हालिया मिलिट्री एक्शंस का विश्लेषण करते हुए एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इस कन्वेंशन के तहत संभावित उल्लंघनों का जिक्र किया गया है। अच्छा, ये कन्वेंशन है क्या असल में? ये कन्वेंशन 1948 में अडॉप्ट हुआ था, 1951 में लागू हुआ। ये जेनोसाइड को डिफाइन करता है, मतलब किसी नेशनल, एथनिकल, रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कार्य। और ये कब लागू होता है? ये वॉर और पीस दोनों समय में एप्लीकेबल है। इसके 153 पार्टीज हैं। भारत ने भी इसे 1959 में रेटिफाई किया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे इसे इंटरप्रेट और इन्फोर्स करने में भूमिका निभाता है। इसकी रिलेवेंस क्या है आज के संदर्भ में? ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का एक सेंट्रल पार्ट है। ये मास अट्रॉसिटीज को रोकने और उनके लिए अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है। ठीक है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीजे भी चर्चा में था, कुछ अफ्रीकी देशों ने इसे विड्रॉ कर लिया है। हाँ, हाल ही में बर्किना फासो, माली और निजर ने आईसीसी से विड्रॉ करने की घोषणा की है। उन्होंने इसे टूल ऑफ नियो कॉलोनियल रिप्रेशन यानी नव औपनिवेशिक दमन का उपकरण बताया है। आईसीसी है क्या और इसका काम क्या है? आईसीसी का हेडक्वार्टर्स द हेग, नेदरलैंड्स में है। ये रोम स्टैट्यूट 1998 द्वारा स्थापित किया गया था और 2002 में इसने काम करना शुरू किया।
ये दुनिया का पहला परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? ये किन अपराधों की सुनवाई करता है? इसका जुरिस्डिक्शन इंडिविजुअल्स पर है, स्टेट्स पर नहीं। ये 4 मुख्य इंटरनेशनल क्राइम्स की सुनवाई कर सकता है: जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम ऑफ अग्रेशन। कितने सदस्य देश हैं इसके? क्या भारत सदस्य है? इसके 125 मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन कुछ बड़े देश जैसे इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना और इजराइल इसके सदस्य नहीं हैं। सदस्य क्यों नहीं है ये देश? और आईसीसी को लेकर इश्यूज क्या हैं? सदस्य न होने के कई कारण हैं, जिनमें सॉवरेनिटी कंसर्न्स प्रमुख हैं। आईसीसी को लेकर कुछ इश्यूज भी उठाए जाते हैं, जैसे परसीव्ड बायस कि ये अफ्रीकी देशों पर ज्यादा फोकस करता है, लिमिटेड जुरिस्डिक्शन क्योंकि ये सिर्फ सदस्य देशों के नागरिकों या उनके क्षेत्र में हुए अपराधों पर ही कार्रवाई कर सकता है जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेफर न करे, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और वीक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इन क्रिटिसिज्म्स के बावजूद? ठीक है, अब आते हैं स्कार्बोरो शोल डिस्प्यूट पर। साउथ चाइना सी में ये नया विवाद क्या है? ये विवाद फिलीपींस और चाइना के बीच है। फिलीपींस ने चाइना द्वारा स्कार्बोरो शोल को एक नेचर रिजर्व घोषित करने के कदम की निंदा की है। स्कार्बोरो शोल ये कहाँ है और इसका महत्व क्या है? ये साउथ चाइना सी में स्थित एक छोटा लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण एटॉल यानी द्वीप समूह है। इसकी सॉवरेनिटी पर चीन और फिलीपींस दोनों क्लेम करते हैं, ताइवान भी करता है। इसका महत्व इसके आसपास के मरीन रिसोर्सेज, मछली वगैरह और साउथ चाइना सी के व्यस्त ट्रेड रूट पर इसके स्ट्रेटेजिक कंट्रोल से जुड़ा है। तो चीन का इसे नेचर रिजर्व घोषित करना विवाद क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि फिलीपींस इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है और चीन के दावे को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखता है। ये घटना चाइना और आसियान देशों, खासकर फिलीपींस के बीच बढ़ते मैरीटाइम टेंशन्स को दिखाता है और यूएनसीएलओएस, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के इम्प्लीमेंटेशन के चैलेंजेस को भी उजागर करता है। यूएनसीएलओएस, जिसके तहत 2016 में फिलीपींस के पक्ष में फैसला भी आया, जिसे चीन ने नहीं माना। बिल्कुल, ये उसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। और अंत में बैग्राम एयरबेस, खबर है कि यूएसए इसे वापस पाने के लिए अफगानिस्तान से टॉक्स कर रहा है। क्या है मामला? बाग्राम एयरबेस काबुल के उत्तर में स्थित एक बड़ा सैन्य अड्डा है। इसे मूल रूप से सोवियत्स ने 1950s में बनाया था। 1911 के बाद ये अफगानिस्तान में मेन यूएस मिलिट्री बेस बन गया था। हाँ, ये काफी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है। जी, लेकिन अगस्त 2021 में जब यूएस नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से निकली तो उन्होंने इसे छोड़ दिया था। अब ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूएसए इसका कंट्रोल वापस पाने के लिए मौजूदा अफगान प्रशासन के साथ बातचीत कर रहा है। तो इसका करंट सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है? अमेरिका क्यों वापस चाहता है इसे? इसका सिग्निफिकेंस अफगानिस्तान और रीजनल जियोपॉलिटिक्स के बदलते समीकरणों से जुड़ा है। अगर यूएस को इसका कंट्रोल वापस मिलता है तो ये सेंट्रल एशिया और आसपास के क्षेत्र में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए एक पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक री एंट्री पॉइंट हो सकता है। ये चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव को मॉनिटर करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि इस पर अभी बातचीत ही चल रही है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन आईएएस मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।